अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। नीचे नीचे हाँ बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 3। आवाज नहीं। मिस्टर कुमार sells goods on approval or return basis casually. He had sold goods worth rupee 1,50,000 sold at a profit of 33.33% on sales. अब देखो बेटा, 1,50,000 अपने को विक्रय मूल्य ही गिवन है और लाभ की दर भी किस पे गिवन है? विक्रय पर। मतलब रेटों की अदला बदली करने की जरूरत नहीं है। विच हैज बीन अवेटिंग अप्रूवल from the customer as on the date of closing the books. After the expiry of the period, the customer have accepted goods equivalent to 75% of the cost of the goods and the rest considered to be rejected. You are required to show the necessary journal entry as on the date of closing the books and the entry after the expiry of the period. So 2 minutes. एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द गुड्स। बेटा अपने को एंट्री कब मांगी है? तो एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है 31 मार्च के दिन। और फिर ये बताओ कि जब कस्टमर ने 75% जो गुड्स था वो क्या कर लिया? एक्सेप्ट, तो उसकी भी एंट्री अपने से मांगी है। अपने से रिक्वायरमेंट मांगा है जर्नल एंट्री ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स। चलो लिखो बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 in the books of Mr. Kumar. क्लोजिंग द बुक्स, तो सबसे पहले क्लोजिंग डेट। अब ये क्लोजिंग डेट 31 मार्च भी हो सकती है, तो 31 दिसंबर भी हो सकती है। बेटा 1,50,000 रुपये की सेलिंग प्राइस का माल कस्टमर के पास पसंदगी या वापसी के आधार वाला रखा हुआ था, जिसे कस्टमर ने ना हमें हाँ बोला और ना ही उसने अपने को ना बोला। क्या मानते हैं अपन लोग? रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार उसे क्या नहीं मानना चाहिए? विक्रय नहीं मानना चाहिए और उसे रिवर्स एंट्री कर देनी चाहिए। एंट्री लिखिए बेटे। करेक्ट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। कितना रुपए? 1,50,000। और क्लोजिंग डेट को ही जो एंट्री आप अच्छे से रट चुके हो बेटा, इन्वेंट्री विद कस्टमर, ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा ये एंट्री कौन सी प्राइस पर होती है? कॉस्ट प्राइस। अपने पास 1,50,000 विक्रय मूल्य है ना बेटा, इसमें से लाभ की जो दर थी वो 33.33% थी क्या? कितने रुपए में हटा दो? 1,50,000 का 33.33 करोगे तो लगभग 50,000 रुपए की राशि निकल कर आएगी, है ना। 1,50,000 को गुणा 33.3333 करते जाओ, आपका फिगर जो आएगा वैल्यू कैलकुलेटर पे वो 50,000 रुपये का आएगा। तो 1,50,000 रुपये तो हो गई बेटे सेलिंग प्राइस और 50,000 का हो गया प्रॉफिट, यानी जो माल कस्टमर के पास पड़ा है उसका लागत मूल्य कितना था बेटे? 1,00,000। सभी को बात समझ में आ गई बेटा? ये तो हो गई क्लोजिंग डेट को एंट्री। अब इसने प्रश्न में एक बात और बोली है कि कुछ दिनों बाद, यानी कि क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग निकलने के बाद में कस्टमर ने क्या कर लिया? 75% ऑफ गुड्स जो है वो क्या कर लिया बेटा? उसने एक्सेप्ट कर लिया। किसका 75% कर लिया? कॉस्ट का। अच्छा, इसके पास कितने रुपए की लागत मूल्य वाला माल पड़ा था?
पहले इसका 75% निकालो, कितना हुआ 75,000। अब हम लोग सेलर हैं बेटे, तो 75,000 रुपये की लागत का माल क्या 75,000 में ही बेच देंगे क्या? प्रॉफिट जोड़ेंगे ना उसके अंदर। पहले तो एंट्री लिखो ऑन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब जब उसने क्या कर लिया, स्वीकार, उस कस्टमर को वापस से डेटर बना लिया जाए। एंट्री होगी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा ये 75,000 रुपये कौन सा मूल्य है, और लाभ की दर जो है वो 33.33 अपने को किस पे गिवन थी, विक्रय पे। कारण लागत पे होती तो मैं इसी 75,000 में 33% जोड़ दिया होता। याद करो बेटे, रेटों की अदला बदली बताइए मैंने। यदि लाभ की दर किस पे हो, विक्रय पे, तो उसे लागत पे कन्वर्ट कर लिया जाएगा। पक्का? कॉपी खोल के देखिए, आपको लिखवा रखा है मैंने। यदि लाभ की दर विक्रय पर 33.33 है तो वो लागत पे होगी 50%। समझ गए बेटा? अब मेरी तरफ देखो एक बार, आखिरी बार दोबारा समझाता हूँ, फिर अपन लोग मान लेंगे कि हाँ ये प्रश्न इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। 75,000 का 50% जोड़ेंगे तो 37,500 आएगा। तो 75,000 तो होगा लागत मूल्य और 37,500 होगा उसका लाभ। 75 प्लस 37,500 1,12,500 हो जाएगा बेटा। यानी प्राइस तो निकल कर आ जाएगी 1,12,500। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच, जिस तरीके से मैंने आपको नॉर्मल तरीके सिखाया उस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने कहा था जिस पर लाभ की दर हो उसे क्या मान लिया जाए, 100। माना विक्रय मूल्य कितना है बेटा, मैं विक्रय मूल्य क्यों बोल रहा हूँ, मेरी इच्छा से बोल रहा हूँ कि विक्रय मूल्य। प्रश्न में लाभ की दर किस पे गिवन है, ये देखो प्रश्न पढ़े ना आप लोग, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन सेल। सही बोला मैंने? तो अगर विक्रय मूल्य कितने का है, 100 रुपए का, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट, तो 33.33 प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना इसमें। तो बताओ क्या 66.67 कॉस्ट आ गई क्या बेटा? अब मुझे थोड़ा दिमाग लगा के बताइए, 75,000 रुपए का जो लागत मूल्य था, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100 के बराबर है या 66.67 के बराबर है? करेक्ट बेटा। तो 75,000 बटा 66.67 किसके बराबर था, कॉस्ट। और मुझे इस प्रश्न में इसकी क्या निकालनी है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मैंने कितना माना है, 100। देखो बेटे, क्या ये अप्रोमेट 1,12,500 अप्रोक्सीमेटली आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम मुझे पूरी ईमानदारी से बताओ, रेटों की अदला बदली कर देने से प्रश्न जल्दी सॉल्व होता है कि नहीं होता है? क्यों ये नाटकबाजी करें? बहुत इजी हो गया कि नहीं हो गया? चलो मेरे साथ रिपीट करना बेटे, है ना, मैं आपको याद करवाता हूँ, फिर कभी डाउट नहीं आएगा। याद रखें कि लागत पे लाभ की दर ज़्यादा होती है और विक्रय पे लाभ की दर कम हो जाती है। मेरे साथ बोलेंगे, यदि लाभ की दर लागत पर 20% है तो वही लाभ विक्रय का 16.67% होगा। यदि लागत पर 25 है तो विक्रय पर 20% होगा। यदि लागत पर 33.33 है तो विक्रय पर 25% होगा। यदि लागत पर 50% है तो विक्रय पर 33.33 होगा। बात समझ में आ गई? अब इन्हीं कहानी को मैं उल्टा भी तो बोल सकता था। यदि विक्रय पर 16.67% है तो लागत पे होगा 20%। यदि विक्रय पर है 20% तो लागत पर होगा 25%। यदि विक्रय पर है 25% तो लागत पे होगा 33.33। और यदि विक्रय पर 33.33 है तो लागत पे 50 होगा कि नहीं होगा? आई बेटे बात समझ? तो आपके सामने दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। गुणा 100 कर लो या फिर क्या कर लो, 75,000 का प्लस 50% कर लो, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखो, कल अभी इसने मुझसे पूछा था, सर ये आपने 133.33 को बटे में ही क्यों लिखा? अब कल को ध्यान नहीं रहे तो आप में से कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर ये बटे में 66.67 कैसे आया? अरे भाई, क्या माना अपन ने, विक्रय 100 जिसमें लाभ जुड़ा हुआ है, तो लागत कितने की होगी, 66.67।
अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहा तो शॉर्टकट तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अंडरस्टूड बेटा? तो ये आपके इस प्रश्न का जवाब। कितने रुपए के विक्रय मूल्य का माल स्वीकार कर लिया उसने? 1,12,000। आई बेटे बात समझ? ये देखो पहली दो एंट्री सामने आ गई, 1.5 लाख की और 1 लाख रुपए की, और फिर तीसरी एंट्री हो गई गुड्स को स्वीकार करने की। एम आई क्लियर? ओके बेटे। अच्छा, इलस्ट्रेशन चौथा कर लिया था अपन ने, आज हम लोग पांचवा, छठा और सातवां करेंगे। पांचवा देखिए बेटे, कंपनी का नाम क्या है? कैली। कैली कंपनी सेंड्स आउट इट्स गैस कंटेनर टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ऑल सच ट्रांजेक्शन्स आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। फिर से पता चल गया अपने को कि ऑर्डिनरी मेथड है, कैजुअल मेथड है, क्योंकि कैजुअल मेथड में ही साधारण विक्रय मानकर लेखा किया जाता है। एंड आर पास्ड थ्रू द डे बुक जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साल के अंत में 100 गैस कंटेनर विच कॉस्टिंग दैम रुपीज 9। इजी है ना लैंग्वेज? 100 गैस कंटेनर जिसका लागत मूल्य कितना था? have been sent to the dealer on sale or return basis and have been debited to his account at the rate rupees 1,200 each। मतलब लागत मूल्य था 900 का और अपन ने बेचा किस मूल्य पर था? 1200। आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर आर सोल्ड। केवल 20 कंटेनर के बारे में ही कस्टमर ने अपने को स्वीकृति दी है, वो भी कितने रुपए पर? 1500। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी, क्या मांगी है बेटा? सारी जनरल एंट्री मांगता तो माल बेचने की भी एंट्री किए होते, यहाँ पर केवल क्या मांगी है? तो अपने को केवल गुड्स को एडजस्ट करने की एंट्री पास करनी है फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो आपको इसमें ये जो कस्टमर है थोड़ा बेवकूफ सा दिखाई दे रहा होगा कि जब दिया था तो कितने पर दिया था, और जब स्वीकृत करता है बोले ऐसे बोलता है देखो आपने दिया तो कितने में था? 12, लेकिन इतना पसंद आया कि आपको कितने देंगे हम? 1500। ऐसा होता है क्या कभी? होता है बेटे, पर ऐसे नहीं होता कि हम 1500 देंगे। क्यों होता है वो समझा देता हूँ। बेटे हमने कमोडिटी का नाम सुना है? सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, सिल्वर, सुना है आप लोगों ने? बेटा इनकी जो प्राइसेस होती है ना वो आए दिन चेंज हो जाती है। शेयर बाजार का नाम सुना है? जिस शेयर का भाव आज बंद हुआ है वो कल बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऐसा होता है बेटे कि जब इस सेलर ने, कैली कंपनी ने कस्टमर को जो गैस कंटेनर दिए थे, जिस डेट को दिया था उस समय तो रेट क्या था? 1200 रुपये पर सिलेंडर मार्केट में। कैली कंपनी ने कस्टमर को कहा कि जिस दिन तुम माल स्वीकार करोगे उस दिन जो गैस कंटेनर का भाव होगा उसी से हम आपस में पैसे लेने और देने का हिसाब करेंगे। तो जिस दिन स्वीकृति दी गई उस दिन भाव कितना हो गया? अरे 15। बेटा ये घट भी तो सकता था। अगर भाव 1200 ही रहता तो क्या हम 20 गैस कंटेनर का कोई भी एडजस्टमेंट किए होते क्या? नहीं किए होते ना। लेकिन क्योंकि एक्सेप्टेंस कितने पर आया है? 300 रुपए से ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे को। चलो पहले लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 5। इन द बुक्स ऑफ कैली कंपनी, क्लोजिंग डेट, हमने 20 कंटेनर की सेलिंग प्राइस कितने रुपए से रिकॉर्ड कर रखी थी? 1200। लेकिन हम कस्टमर से लेंगे कितने? तो 300 रुपए का हिसाब और बिठाना पड़ेगा। लिखो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना रुपए आ गया? 6000। ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई फॉर द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है बेटे? अच्छा कितने गैस कंटेनर थे? नहीं टोटल कितने का हिसाब हो गया? अभी कितनों का हिसाब करना बाकी? क्या 80 के बारे में कोई हाँ या ना है बेटा? इनको कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा इनकी रिकॉर्डिंग 1500 से हो रखी थी कि 1200 से? तो कैंसिल भी किससे होगा? वेरी गुड। एंट्री रिवर्स कर दी जाएगी। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। कितने गैस कंटेनर? 80। रेट 1500 या 1200?
क्या ये 96,000 आया? क्या एक एडजस्टमेंट एंट्री और पास होगी? बोलिए। इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, कितने गैस कंटेनर? 80। क्या इनका लागत मूल्य 900 है? कितना रुपए आ गया बेटे? 72,000। बताओ तुम्हारे को जरा सा भी कोई कष्ट हुआ क्या? एकदम इजी था बेटा। चलिए, ये कौन सा सवाल हो गया? इलस्ट्रेशन नंबर 5। अच्छा, पांचों इलस्ट्रेशन में तो कस्टमर ने रेट बढ़ाकर दी है। अगर कस्टमर रेट क्या कर दे? कम। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 6। E Limited sends out its accounting machines costing ₹200 each to their customer on sale or return basis। बेटा 200 रुपए के हिसाब से माल पसंदगी या वापसी के आधार पर भेजा गया था ई लिमिटेड द्वारा। ऑल सच ट्रांजेक्शन्स आर हाउ एवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स, जैसे वापस एक सामान्य विक्रय मान लिया गया, एंड आर पास्ड थ्रू द डे बुक। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24th of March 2020 के दिन 300 such accounting machines were sent out at an invoice price of ₹280 each। मतलब अपन ने कस्टमर को पहले डेबिट 280 रुपये प्रति का हिसाब से किया होगा। आउट ऑफ विच ओनली कितनी मशीन्स? 90 अकाउंटिंग मशीन्स आर एक्सेप्टेड बाय कस्टमर एट द रेट रुपीज। अरे कस्टमर बोलता है देना है तो दे वरना मत दे, मैं तो 90 स्वीकार करूंगा, बोल 250 में देता है कि नहीं देता है। अभी अपने पे डिपेंड करेगा कि अपन वो गुड्स 90 इकाइयाँ 250 में बेचेंगे कि 280। हमने सोचा ठीक है, प्रॉफिट तो फिर भी कमाया होगा, 250 में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो अपन ने एंट्री किस पर कर रखी होगी? 280 पर। अगर कस्टमर एक्सेप्ट भी कितने पे ही करता, क्या कोई ट्रीटमेंट किए होते? अब पहले 90 का 30 रुपए के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड एज टू द रेस्ट, और बाकी के बचे के लिए नो रिपोर्ट इज फोर्थ कमिंग, और बाकी के लिए कोई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कौन सी डेट को एंट्री करनी है? 31 मार्च। क्या 24 तारीख को जो माल भेजा उसकी एंट्री करनी है? नो सर, केवल कहाँ करनी है? 31 मार्च की एंट्री करनी है। करें? लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 6। हमें कैसे अंदाजा हो रहा है कि 31 तारीख को करनी है कि 24 तारीख? इस लाइन को दोबारा पढ़ो, देखें इस वाली लाइन को। शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट 24 को बनेंगे कि 31 को बनेंगे? समझ गए क्यों 24 की एंट्री नहीं कर रहा मैं? पक्का? चलो पहले तो एडजस्टमेंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। बेटा हमने 90 मशीन्स को कितने रुपए के हिसाब से बेचा हुआ दिखा रखा था? 280। लेकिन कस्टमर एक्सेप्टेंस कितने पे दे रहा है? तो बेटे हम लोग कितने रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे? 30। 2700 रुपये से हमारी सेल्स की जो राशि अपन ने बढ़ा रखी थी पहले उसे घटाना पड़ेगा और डेटर को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई बेटा? अच्छा, मशीनें कितनी थी? 300, और उसमें से हिसाब कितने का हो गया? 90 का। कितनी बची? 210 के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। कैंसिल कर दें इसको भी? एंट्री बोलो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल।
अच्छा 210 का अकाउंटिंग 250 के हिसाब से हुआ था या 280 के हिसाब, तो कैंसिलेशन भी किससे होगा, 280 गुणा 280। ठीक है बेटे ना। अब एक एडजस्टमेंट एंट्री किसकी होगी, क्लोजिंग स्टॉक की। एंट्री बोलो, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा ये एंट्री लागत मूल्य पर होती है ना। कितनी मशीनें हैं, 210 गुना कितने रुपए के हिसाब से, 200। क्या ये 42,000 हो गया। वेरी गुड, इजी सवाल ये भी। ऊपर वाले का डिफरेंट हो गया बेटा, ये ऊपर वाले में था रेट को बढ़ाने वाला, नीचे था रेट को घटाने वाला। चलें आगे। बेटा 280 पर रिकॉर्ड कर रखा था, कस्टमर 250 देने को रेडी है, तो 30 रुपए से अपन ने कस्टमर को ज़्यादा डेबिट कर रखा था, अब उसे क्रेडिट कर देंगे। लिख लिया बेटे यहाँ तक। चल हाँ बोलो। तो बेटा हम लोग उसे माल ही नहीं बेचेंगे, वो अपन लोग आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। 200 से कम हो जाए स्टॉक का मूल्य, ये बोल रहे हो क्या। वो अपना जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा उसमें यही वाला पॉइंट। अभी तो अपन करेंगे 7 इलस्ट्रेशन, फिर तेरे सवाल का मिल जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। हाँ बेटा 7 नंबर पढ़ो देखें। ए सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर एंड इंक्लूड द सेम इन द सेल्स अकाउंट। वापस से सेल्स अकाउंट में शामिल कर रखा है, इसका मतलब साधारण विक्रय माना हुआ है। कैजुअली माल बेचते हैं तो ही साधारण विक्रय मानते हैं ना। ऑन 31st March 2020 trade receivable balance stood at rupees 1 lakh, which included 7,000 goods sent on approval against which no intimation was received during the year। हमारे टोटल देनदार कितने थे 31 तारीख को, इसमें से 7,000 रुपए के देनदार वो हैं जिनको हमने पसंदगी या वापसी के आधार पर माल का विक्रय किया हुआ है। बात समझ में आ गई बेटा। आगे बोलता है फॉर विच नो इंटीमेशन वॉज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जिनसे अपने को कोई भी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है। दीज गुड्स वर सेंट आउट एट 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस। इन 7,000 रुपये के विक्रय मूल्य को लागत में 25% जोड़कर बनाया गया है। मतलब 100 रुपये का लागत था, 25 रुपये का प्रॉफिट था, तब जाकर 125 रुपये का क्या बना था, विक्रय मूल्य। मतलब ये जो 7,000 है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 125% है बेटे। एंड वर सेंड टू, एक्स को कितना दिया हुआ है 4,000, वाई को कितना दिया हुआ है 3,000। आगे मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बेटा इंटीमेशन का मतलब होता है अपनी सूचना देना। उसने अपनी स्वीकृति की सूचना कब दी है, और वाई ने सूचना कब दे दी, 10 तारीख को, कि उसने माल रिटर्न कर दिया। वाई तो माल रिटर्न कर रहा है 10 तारीख को, और एक्स माल को स्वीकार कर रहा है कौन सी डेट को, यानी कि 31 मार्च निकल जाने के बाद। मेक द एडजस्टमेंट एंट्री, क्या मांगी बेटे, माल बेचने की नहीं मांगी, केवल क्या मांगी है, एडजस्टमेंट एंट्री। एंड शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। अब ये क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट हो गया, इसमें 3 बातें हो गई। 31 तारीख तक हाँ और ना का जवाब नहीं आया, तो पहले उसकी एंट्री बनाओ, और उस दिन चिट्ठा जो बनेगा उसमें किस तरीके से राशि दिखाई जाएगी वो बताओ। और फिर ये बताओ कि शो ऑल्सो द एंट्री टू बी मेड ड्यूरिंग द अप्रैल 2020, और अप्रैल को जो 10 तारीख को माल रिटर्न हुआ और जो 30 तारीख को माल स्वीकार हुआ उसका क्या लेखा होगा वो भी बताओ। एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31st March 2020 वॉज ₹60,000, और 31 मार्च 2020 को जो हमारे पास सामग्री का मूल्य था वो कितने रुपए का था, 60,000। कितनी चीज़ मांगी, 3। पहले तो 31 तारीख को क्या माना, एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा एडजस्टमेंट क्या आपको पता है, एक तो सेल्स की रिवर्स एंट्री हो जाती है और एक इन्वेंट्री विद कस्टमर की हो जाती है। कर ले पहले, लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 in the books of A।
31 मार्च 2020 को 7,000 रुपये के विक्रय मूल्य वाला माल किसके पास पड़ा था? कस्टमर के पास, एक्स और वाई के पास। उन्होंने हमारे को 31 मार्च तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। बताइए मुझे क्या करना चाहिए? रिवर्स एंट्री कर देनी चाहिए। एंट्री बोलिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। आ गया 7,000। दूसरी एंट्री, इन्वेंट्री विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ बेटा, 7,000 में कौन सा मूल्य है? ये विक्रय मूल्य। और मुझे लाभ की दर लागत पे कितना परसेंट है? 25%। यदि मूल्य है विक्रय और राशि है लाभ की कॉस्ट पर, तो 25% कॉस्ट को विक्रय पर लेकर आ जाऊं तो 20% आ जाएगा। 7,000 का 20% होता है 1400। 7,000 विक्रय मूल्य, 1400 का लाभ, 5600 रुपये का लागत मूल्य आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ट्रेडिशनल, जिस पर लाभ की दर हो उसे क्या मान लिया जाए? 100। यहाँ पे 25% किसके ऊपर है? लागत पे। तो माना लागत मूल्य कितना है? 100 रुपये का। 25 रुपये का प्रॉफिट जोड़ लें तो विक्रय मूल्य 125%। तो ये जो 7,000 है वो किसके बराबर हुआ? 125। मुझे किसके निकालना है? 100। क्या मेरा आंसर तब भी 5,600 आया कि नहीं आया? बेटा तुम्हारे जो मर्जी हो वो तरीका अपनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर आपको सही करना है। बेटा ये एंट्री तो कौन सी डेट को कर दी गई? 31 मार्च को हो गई ना बेटा। अब देखिए, हमारा 4,000 का माल तो किसके पास था? एक्स के पास। और 3,000 रुपये का माल वाई के पास। वाई ने हमारा माल कब लौटाया? 10 तारीख को। 10 अप्रैल को। दिमाग लगाइए, क्या कोई लेखा होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो माल लौटाने की एंट्री 10 तारीख को होती, वो हमने इसमें ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है कि नहीं कर दिया? इसलिए वापस से माल के लौटाए जाने की कोई एंट्री पास नहीं है। लेकिन हमने इस 7,000 रुपये की राशि में एक्स का भी कैंसिल कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन अब मुझे एक्स कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो गुड्स खरीदूंगा। तो मैं उसे वापस से अपना डेटर बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? और वापस से अपनी सेल्स नाम की इनकम को रिकॉर्ड करूंगा बेटे। एंट्री बोलिए, एक मिनट एक मिनट, यहाँ तो लिखो। किसी भी प्रकार की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। नो एंट्री विल बी पास। लेकिन क्या 30 अप्रैल को लेखा होगा बेटे? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना रुपए? 4,000। आई बेटे बात समझ? ये किसने माल स्वीकार किया है? एक्स ने। अपन ने उसको पुस्तकों में रिकॉर्ड कर लिया है। ओके बच्चा लोग, ये तो अपना पहला काम हो गया कि जर्नल एंट्री बनानी थी 31 तारीख को भी और अप्रैल माह में भी। ऑल क्लियर? अब हम लोग को क्या बनाने को बोला? बैलेंस शीट। बेटा पूरी बैलेंस शीट नहीं बनेगी इसमें। और जब पूरी बैलेंस शीट नहीं बनती, खाली संबंधित सूचनाएं दी जाती है, तो उसे कहते हैं, क्या हुआ? क्या बात हुई बेटा? क्योंकि आप जब बात कर रही थी ना, तब नहीं करी मैंने। क्या बेटे, मैं देख रहा था आपको, इसलिए मेरे को लगा कि आप बहुत ज़्यादा होशियार होंगे, आपको पता आता होगा पहले से। अरे यार क्या पूछा था? क्योंकि पूरी दुनिया ने सुन लिया, आपने क्यों नहीं सुनी? बताइए मैंने क्या बोला था? आप तो मुझे इतना बता दो कि मैंने बोला क्या था। बताइए मैंने बोला क्या था भाई के साथ? पूरी दुनिया पता है, पूरे बच्चों को पता है, मैं भी साबित कर दूंगा क्या बोला था मैंने। हाँ कर दी, फिर अब? हाँ हाँ, किसकी कौन सी एंट्री कर दी थी? फिर? हाँ फिर?
आप छोटे बच्चे नहीं हो, ध्यान रखो, बड़े बड़े बच्चे हो गए हो। बार बार मुझे टोकना पसंद नहीं आएगा आप लोगों को कि बेटा बातें मत करो, मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं होएगा, दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है, हाँ जी। वाई की वो एंट्री क्यों नहीं हुई, फटाफट बताइए। आपको सुन गया था कि भाई वाई ने माल ऑलरेडी, हम लोगों ने जो कैंसिलेशन की एंट्री थी वो कहाँ हो चुकी थी, ये रही। हमने जो 7,000 रुपये की रिटर्न की एंट्री करी थी, इसमें एक्स और वाई दोनों शामिल हो गए थे ना। वाई की तो एंट्री इसलिए पास नहीं होगी क्योंकि वो गुड्स रिटर्न के कैंसिलेशन की एंट्री ऑलरेडी हो गई, पर एक्स की भी साथ में हो गई, इसलिए एक्स को वापस से रिटर्न बनाना पड़ेगा। समझ गए? और सारा ध्यान पढ़ाई पे दो बेटे, बहुत आसान चैप्टर है ये। अच्छा, अब अपन क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। अच्छा, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनेगी, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कुछ अंश, क्या बोलते हैं इसे, बैलेंस शीट के कुछ अंश। पूरी बैलेंस शीट बन नहीं सकती, क्यों, वो की इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। समझ गए सब लोग? अच्छा, डेटर्स किधर आते हैं, असेट साइड में आएंगे ना, और क्लोजिंग स्टॉक भी किधर आता है, असेट साइड में। सबसे पहले लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। प्रश्न आप पढ़े थे क्या अच्छे से? क्या आपको ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 रुपए दिखाई दे रहा था? क्या अपन ने जो 31 तारीख को एंट्री पास की थी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, उसमें आपने देनदारों को क्रेडिट करके रिड्यूस कर दिया था क्या? तो अपन क्या करें, इसमें से लेस सेल और रिटर्न। तो हमारे 93,000 के डेटर ही ऐसे डेटर थे जिनसे अपने को पैसा वास्तव में वसूलना है। समझे मेरी बात? अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। पहले मुझे ये बताओ, आपको ध्यान है वो टीवी वाला एग्जाम्पल, टेलीविजन वाला? मेरे पास 10 टीवी थे, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक भी कितने टीवी का होगा? एक किसके पास चला गया, अब मेरे पास कितने रह गए? तो खाली वही मेरे हैं क्या, तो एक वाला ही मेरा है ना, तो 9 भी मेरे हैं। तो जो मेरे को पहले से क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है गोडाउन में, वो कितना है, 60,000 मेरा है ना। ये क्लोजिंग स्टॉक 60,000, एड इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न। लागत मूल्य पर लाऊं ना इसे, लागत मूल्य कितना था, ये रहा 5,600। क्या ये 65,600 आ गया क्या? बेटा आपको बैलेंस शीट का टोटल भी नहीं लगाना, सिंपल आपको ये राशि दिखानी है कि चिट्ठी में इसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। लिख लिया सबने? ओके। चलें अपन आगे। बेटा इस चैप्टर में 7 इलस्ट्रेशन है, सातों के सातों किसके हैं, कैजुअल बेसिस के, और 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें सेकंड नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किसका है, कैजुअल का। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बातें नहीं, बोलना है ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ सुनो मेरी बात। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना सीधे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा है, ऑन, बोला नहीं मैंने, कहा ना बोलना बिल्कुल नहीं है, जब मैं बोलूँ तब बोलिएगा, एकदम चुप, और आजू बाजू बात ही मत करो बेटे। आप देखोगे कि हाँ हमने बात करना बंद कर दी, हमारे को सब चीज़ समझ आने लग गई। कोई भी डाउट है डायरेक्टली आप मेरे से पूछो, मेरे को रोक दो सर 1 मिनट, दोबारा बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन तब जब आप ध्यान देंगे, क्योंकि ध्यान देने से आपको डाउट रहेगा ही नहीं। मानते हो आप भी? चलिए पढ़ के देखिएगा, बहुत आसान है। ऑन 31 दिसंबर 2020 गुड्स सोल्ड एट अ सेल प्राइस, क्या मुझे 3,000 रुपये सेलिंग प्राइस गिवन है, वर लाइंग विद, लाइंग का मतलब होता है पड़ा होना, लाइंग विद कस्टमर, किसके पास पड़ा था, कस्टमर के पास, कस्टमर का नाम है रितु, टू whom these goods were sold on sale or return basis were recorded as actual sale। क्या इसे भी अपन ने ऑर्डिनरी सेल माना हुआ था? सिंस नो कंसेंट, बेटा कंसेंट का मतलब होता है अप्रूवल, अप्रूवल मतलब कोई अपने को स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई, हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम रितु, यू आर रिक्वायर्ड टू पास कौन सी एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, प्रिज्यूमिंग, प्रिज्यूमिंग मतलब मानते हुए, गुड्स वर सेंट ऑन अप्रूवल एट प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस कितना परसेंट।
अब मुझे 3000 तो कौन सी प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस, और लाभ की दर लागत पे कितना गिवन है, 20। अभी याद करवाया था आपको मैंने 16.67, लागत पे होता है यदि 20% तो वह विक्रय का कितना होगा, 16.67। बेटा 16.67 को 1/6 बोला जा सकता है क्या, बोलिए। आगे आगे बोलता है प्रेजेंट मार्केट प्राइस इस कितना परसेंट, 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो पहले तो अपने को प्रश्न में क्या निकालना पड़ेगा, लागत मूल्य, फिर उस लागत मूल्य का कितना परसेंट लेस करेंगे, 10%। याद है कंसाइनमेंट वाला सवाल, 50% मूल्य कम कर दिया था अपन ने, साइकिल वाला क्वेश्चन था ना। चलो लिखो, अपने को एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 एमसीसी मॉड्यूल में ये प्रश्न 8वां होगा। नवा है क्या, आई एम सॉरी, 7 तो इलस्ट्रेशन है, नवा होगा, यस। हमको एंट्री, अच्छा प्रश्न में कोई डेट गिवन है, यस 31 दिसंबर 2020 है। हाँ, क्या एंट्री पास कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, कितने रुपए के विक्रय मूल्य का माल पड़ा था। अब अपने को एंट्री कौन सी वाली करनी है, इन्वेंट्री विद कस्टमर वाली, इन्वेंट्री विद कस्टमर और सेल और रिटर्न डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा इसके लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट। सबसे पहले कॉस्ट, वही दो तरीका, या तो 3000 का सीधा सीधा 16.67% लेस कर दूं तो 500 रुपये लेस करूंगा, 2500 रुपये आ जाएगा, या फिर मुझे लाभ की दर किस पे गिवन है, कॉस्ट पे, तो माना कॉस्ट कितना है 100 रुपये, और 100 रुपये में 20 रुपये जोड़ूंगा तो विक्रय 120 आ जाएगा। तो क्या ये 3120 के बराबर हुआ। मुझे लागत निकालनी है, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से, करके देखो क्या आपका आंसर 2500 आया क्या। मैंने क्या सिखाया था कि 3000 का 16.67 निकालो, 500 आएगा, 3000 में से 500 लेस कर दो, वही 2500 आएगा। आ गई बात समझ। नाउ मार्केट प्राइस 10% लेस, 2500 का 10% लेस करे कितना आ गया, 250। तो क्या अपने पास मार्केट प्राइस 2250 निकल कर आया। 2500 का 10% बोला था कि लेस कर दो, ये लिखा हुआ है लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यदि कितने रुपए की है, 2500 की, तो उसका 10% कितना हुआ, 250, लेस किया बेटे 2250 आ गया क्या। अब ध्यान सुनिएगा बेटे, हम रूढ़िवादी हैं, हम कौन हैं, हम हमेशा नेगेटिव अप्रोच लेके अकाउंटिंग करेंगे बेटे, ये सोच के करेंगे कि कुछ भी होगा तो नुकसान ही होगा, प्रॉफिट होगा तो देख लेंगे, नुकसान होगा इसके हम लोग अकाउंटिंग जो है वो पहले ही पुस्तकों में कर लेते हैं। बेटा ये माल बिक थोड़ी गया है 2250 में, ये तो ऋतु के पास ही पड़ा है कि नहीं पड़ा। जब ऋतु हाँ ना बोलेगी तब बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो अभी बिका नहीं है माल, तो माल हमारा है कि नहीं, हमारे लिए था कितने का, 2500 का, लेकिन अगर हमसे कोई खरीदेगा तो हमें वो कितने बेचना पड़ेगा, 2250। तो हमें इसका मूल्यांकन 2500 पे करना चाहिए, इस हानि को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में ही ध्यान में रखते हुए 2250 पे करना चाहिए। आपने सुना होगा 11वीं कक्षा में कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू उसके लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो भी दोनों में कम हो पर किया जाता है। अगर नहीं पढ़ा तो अभी सुन लिया आप लोगों ने कि क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन उसके लागत मूल्य और उसके बाजार मूल्य जो भी दोनों में कम हो पर किया जाता है, क्योंकि हम लोग कौन से वादी हैं, रूढ़िवादी। हम प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। कल को इसका बाजार मूल्य 2800 होता तो हम इसका मूल्यांकन 2500 पे किए होते, अभी इसका बाजार मूल्य कितना है 2250, तो अपन किस पे करेंगे 2250। 5000 होता तो भी किस पे करते 2500 पे, बाजार मूल्य है 2250 तो किस पे करेंगे 2200, विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में कम होगा। कितना आएगा आंसर 2250 आएगा। क्लियर हो गया बेटा। ये हमने 7 तो इलस्ट्रेशन किए और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया। अच्छा इसमें कितनी विधियां बाकी हैं, 2।
एक पहला, दूसरा फ्रीक्वेंट वाला, और एक तीसरा न्यूमरस। फ्रीक्वेंट मतलब लगातार वाला, और न्यूमरस मतलब अनेक बार। वो अपन लोग कल कर लेंगे। देखो तुम सब चुप रहे, सारा ध्यान मेरी बातों पे रहा, बराबर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बातें मत किया करो, कोई डाउट है तो सीधे मुझसे पूछ लिया करो। नोट कर लो बेटा। चल, आपकी क्लास का टाइम चेंज कर दिया है ना? मेरा 11 से 12 का लेक्चर रखा है। आ गया था ना शेड्यूल आप लोगों के पास? ओके।